अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। वो ये है जो बहुत ज़्यादा मेरे से पेशेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को पढ़ना सिखाएं कि हम किस तरीके से घर बैठे अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करें कि मैं मजीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं। मजीद ये कि जो पेशेंट्स मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। चलें जी, मूव ऑन करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। एनालिसिस की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है। जब भी आपके सामने सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आती है आपकी, तो उसके अंदर पहले कुछ चीजें होती हैं जो आपको पहले ही देख लेनी चाहिए, जिसमें आ जाता है कि जो जरासीम था उसका पीएच लेवल कितना था, या जरासीम का कलर कैसा है, क्या जरासीम के अंदर कोई आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स या पस सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जरासीम को जमने के लिए जब वो इजेकुलेट हो जाते हैं बाहर, तो उनको जमने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है, नॉर्मल टाइम, वो 30 से 45 मिनट्स का होता है। अगर तो आपका लिक्विफिकेशन टाइम इससे ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जरासीम को जमने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, वो ज्यादा देर तक पानी की स्टेट में रहते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के कम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा सीमन तो बाहर आ जाता है फीमेल की बॉडी से, वो अंदर तो रहता ही नहीं। अब अगली चीज आ जाती है, आपने देखना है रेड ब्लड सेल्स कितने हैं सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर। रेड ब्लड सेल्स नॉर्मली सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर 0 होने चाहिए। अगर रेड ब्लड सेल्स ज्यादा आ रहे हैं तो फिर ये मसले की बात है। अगली आ जाती है पस सेल्स की कैटेगरी या व्हाइट ब्लड सेल्स की कैटेगरी। ये दोनों एक ही चीजें हैं। आपने देखना है कि आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या पस सेल्स कितने हैं। अगर तो ये 3 से 4 आ रहे हैं तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन अगर इससे ज्यादा आ रहे हैं तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, ये इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं कि आपके अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, सीमन इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से सीमन का मेयार खराब हो रहा है। अब जब आपने ये सारी चीजें देख ली, फिर अगली 3 मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं जिन पे आपने फोकस करना है। पहली उसमें आ जाती है जरासीम की तादाद यानी कि स्पर्म काउंट। दूसरी उसमें कैटेगरी में आ जाती है स्पर्म की मोटिलिटी यानी जरासीम की हरकत। और तीसरी जो उस कैटेगरी में चीज आती है वो ये है कि जरासीम की बनावट, मॉर्फोलॉजी, साख्त कैसी है। अब जरासीम की तादाद यानी कि स्पर्म काउंट की अगर बात की जाए तो जब आप सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाने जाते हैं तो आप 3 से 4 ml का अपना सैंपल देते हैं। अब 1 ml के अंदर कम से कम जरासीम की तादाद जो है WHO के मुताबिक 15 मिलियन होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने सीमन एनालिसिस के सैंपल में अपना 3 से 4 ml का दिया है तो उस टोटल के अंदर जो जरासीम की तादाद है वो 39 मिलियन तक कम से कम लाजमन होनी चाहिए। अगर 39 मिलियन तक आती है तो इसका मतलब ये है कि आप नेचुरली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक इंसान है जो सीमन एनालिसिस की अपनी रिपोर्ट करवाता है और उसकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर 1 ml के अंदर 60 to 70% यानी कि 60 to 70 मिलियन जो जरासीम की तादाद आ रही है, और एक बंदे की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर 1 ml के अंदर 15 मिलियन तक जरासीम की तादाद आ रही है, तो ये दोनों बातें बराबर नहीं हो सकती। अब जिसकी 15 मिलियन तक 1 ml के अंदर जरासीम की तादाद आ रही है वो प्रेगनेंसी तो प्लान कर सकता है, लेकिन विद ट्रीटमेंट कर सकता है, इलाज के बाद कर सकता है, लेकिन नेचुरल तरीके से अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है। दवाइयों का इस्तेमाल करेगा और उसके बाद नेचुरली उसकी प्रेगनेंसी हो सकती है, वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है वो कपल नेचुरली। अब जब आपने जरासीम की तादाद देख ली कि 1 ml के अंदर 15 मिलियन है और 3 से 4 ml के अंदर 39 मिलियन तक स्पर्म की तादाद आ रही है, इतनी तादाद आ गई तो अब इस चीज पे आप टिक लगा देंगे। अब अगली चीज जो आप देखेंगे वो ये है कि आपने जरासीम की हरकत यानी कि मोटिलिटी को देखना है। कम से कम जरासीम की जो हरकत है, जो मोटिलिटी है, वो 40% आ जाती है। इतनी होगी तो जरासीम में प्रेगनेंसी करवाने की कैपेबिलिटी, सलाहियत मौजूद है। अब मोटिलिटी के अंदर भी आपने ये चीज देखनी है कि फॉरवर्ड प्रोग्रेशन कितना है, मतलब वो हरकत तो कर रहा है लेकिन हरकत करके आगे की तरफ कितनी तेजी से जा रहा है। अगर तो फॉरवर्ड प्रोग्रेशन 32% तक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी हो सकती है नेचुरली। थोड़े से सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, नेचुरली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर जरासीम की फॉरवर्ड प्रोग्रेशन यानी कि मूवमेंट तो कर रहा है, मोटिलिटी तो आ रही है, उसकी 40% आ रही है, लेकिन फॉरवर्ड प्रोग्रेशन नहीं है, यानी कि आगे जाने की कैपेबिलिटी, आगे हरकत करने की कैपेबिलिटी कम है, तो वो किस तरीके से आगे मूव करेगा यूट्रस की तरफ, बच्चादानी की तरफ, वहां से किस तरीके से ट्यूब्स में जाएगा और वहां पे जाके किस तरीके से अंडे में दाखिल होगा,
क्योंकि अगर जरासीम की फॉरवर्ड प्रोग्रेशन हमारे पास 32% तक आ रही है तो इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जरासीम को इंटरकोर्स के बाद 30 मिनट्स, आधा घंटा रिक्वायर होता है अंडे तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर फॉरवर्ड प्रोग्रेशन 32% से कम आ रही है तो इसका मतलब यह है उसको ज़्यादा टाइम रिक्वायर है अंडे तक पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से आप नेचुरली प्रेगनेंसी तो प्लान कर सकते हैं लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको इलाज की ज़रूरत होगी ताकि आप फॉरवर्ड प्रोग्रेशन को बढ़ा सकें। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये है कि हमने देखना है कि जरासीम की मॉर्फोलॉजी यानी कि साख्त, बनावट कैसी है। WHO के मुताबिक यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जरासीम की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी जो है वो 4% तक होनी चाहिए या 4% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 4% से कम आ रही है यानी कि 2, 3, 1 या 0% आ रही है तो इस सूरत हाल में आपको इलाज की ज़रूरत है ताकि आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।